अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। आज की स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। आज हमारे पास दो कहानियाँ हैं। पहली एक होटल की है तो दूसरी एक हॉस्टल की। तो ये कहानियाँ जिन बंदों की हैं हम उनकी ज़बान में सुनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये कहानियाँ मुकम्मल सुनें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अमार है। मैं लाहौर शहर में रहने वाला हूँ। मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये अप्रैल 2023 का है और ये बिल्कुल सच पर वाक़ई है। अप्रैल में मेरी शादी हुई तो मैं और मेरी बीवी ने हनीमून पर नारान जाने का फ़ैसला किया। ये मंगल का दिन था जब हम लाहौर से इस्लामाबाद गए और फिर इस्लामाबाद से नारान गए। हम नारान दोपहर 2 बजे पहुंचे थे। मैंने पहले एक होटल पर कमरा बुक करवाया। ये कमरा बहुत ही अच्छी जगह पर था। ये होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, लेकिन था ये पिछली साइड पर। चूंकि ये होटल पहाड़ों पर था इसलिए इस कमरे की खिड़की से बाहर दरख्त ही दरख्त नजर आते। होटल के ऐन पीछे एक दरख्त था जिसकी शाखें कमरे की खिड़की से लग रही थी। हम अपना सामान कमरे में रख कर बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए। हमें घूमते घूमते रात हो गई तो हमने वापस होटल आने का इरादा किया। आते हुए हमने रात का खाना खा लिया, क्योंकि एक तो हमको भूख लगी हुई थी तो दूसरा हम थके हुए थे और रात को दोबारा वापस नहीं आना चाहते थे। ये रात 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। हम खाना खाकर अपने कमरे में आ गए। बाहर थोड़ी हवा थी तो इसलिए साथ मौजूद दरख्त की शाखें खिड़की से लग रही थीं। खिड़की के बाहर सारा अंधेरा था। अभी हम बातें कर रहे थे तो हमारे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैंने उठकर बाहर देखा तो उधर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। मैं नीचे उतर आया तो होटल के अमले से पूछा कि अभी हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटकाया है। साथ वाले कमरों में रहने वालों को कह दो कि वो हमको डिस्टर्ब ना करें। रिसेप्शन पे मौजूद बंदे ने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है, उधर तो और कोई कमरा बुक नहीं है, तो कैसे किसी ने आपके कमरे का दरवाज़ा खटकाया? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी होगी। उसके साथ थोड़ी सी बहस करने के बाद मैं दोबारा कमरे में आने लगा। जैसे ही मैं उस फ्लोर पे आया तो देखा मेरी बीवी कॉरिडोर में खड़ी है और उसका जिस्म कांप रहा है। मैंने जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि कमरे में मैं डर गई थी। जब मैं इसमें अकेली बैठी थी तो कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला है और फिर दोबारा खुद बंद हो गया। ऐसे लगा जैसे अंदर कोई आया हो। मैंने उसको हिम्मत दी, कहा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अंदर बैठे हमको थोड़ी देर गुजरी होगी कि कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इस वक्त मैं भी थोड़ा डर गया था, लेकिन मैंने साथ जाकर देखा तो दरवाज़ा थोड़ा ख़राब था, इसलिए शायद खुल गया था। ये देखकर मैं थोड़ा नॉर्मल हालत में वापस आया। मैं और मेरी बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस पड़े। मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे साथ कोई और भी हंस रहा हो। मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैं फिर संभल गया और अपने बीवी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर उसको बताता तो वो भी डर जाती। इसलिए उसको बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। हम थोड़ी देर बाद सो गए। ये रात का कोई 1 बज रहा होगा जब मेरी आँख किसी शोर की वजह से खुली। ऐसे लगा जैसे कोई शीशे की चीज़ गिरी हो। चूँकि कमरे में छोटी लाइट ऑन थी तो मैंने देखा कि साइड टेबल पर रखा हुआ जग गिरा पड़ा है। उस वक्त तो मैं समझा कि शायद मेरी बीवी का हाथ लगा होगा, इसलिए गिरा है। ये देखकर मैं डर गया कि मेरी बीवी तो सही टेबल से थोड़ा दूर सोई हुई है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो फिर मैं दोबारा सो गया। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक म्यूज़िक बजने की आवाज़ आई। मैं हैरान हो गया कि ये कहाँ से आ गई। इस वक्त कौन जाग रहा है और ये उन लोगों ने क्यों लगाई हुई है? फिर मैंने सोचा शायद कोई म्यूज़िक लगा कर डांस वगैरह कर रहा हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़्यादातर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ट्रिप वगैरह आती हैं तो शायद स्टूडेंट डांस वगैरह कर रहे हों। लेकिन थोड़ी देर बाद इस म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ने लगी और ये आवाज़ इतना बढ़ गई कि ऐसे लग रहा था जैसे म्यूज़िक कमरे के दरवाजे के पास हो। एक और चीज़ देखकर मैं और हैरान हो गया कि इतने शोर में मेरी बीवी की आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रही। मैंने उठकर बाहर देखा तो उधर कोई नहीं था, लेकिन ये आवाज़ बरकरार थी। इसको देखकर मैं कांपने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि इस कमरे में ज़रूर कुछ ना कुछ है।
जो बार बार हमें तंग कर रहा है। अभी मैं दरवाजे पर खड़ा यही सोच रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि इस कमरे को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। बस यही सुनना था, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझसे अब खड़ा भी नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी को उठाया और उसे कहा कि चलो कमरा तब्दील करते हैं, यहाँ पर कोई और मखलूक रहती है। मैंने रिसेप्शन पे जाकर उनको सारा मामला समझाया, फिर उन्होंने मुझे वो कमरा चेंज कर दिया। सुबह होते ही मैंने वो होटल छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि इस होटल पर ऐसे और भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी से उस कमरे को छोड़ दिया था और मैं बच गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर है। ये वाक़या तब का है जब मैं 11वीं जमात में हॉस्टल में रहता था, और यकीन करें ये सारी बातें सच हैं। मुझे ये सब कुछ दिल से उतारना था। मैं अपना सामान बांध रहा था। मेरे माँ बाप मेरे हॉस्टल के कमरे में मौजूद थे। उनके चेहरों पर एक मायूसी का साया था। मायूसी इसलिए कि मैं हॉस्टल और अपने इदारे को सिर्फ 15 दिन बाद ही छोड़ कर जा रहा था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान बरपा था जिसे मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। आखिर हुआ क्या था, लेकिन ये भी वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा वाक़या पूरा सुनिएगा तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब कोविड की पहली लहर कम हो रही थी और हॉस्टल दोबारा खुलने लगे थे। मुझे एक मिले जुले एहसासात का सामना था। एक तरफ ऑफलाइन क्लासेस लेने का जोश था और दूसरी तरफ पहली बार घर से दूर जाने का थोड़ा सा डर भी था। मैं अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ हॉस्टल देखने गया। हमने पहला हॉस्टल देखा और वो हमें पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत तंग था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और मुश्तरका बाथरूम्स थे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि हम कोई और हॉस्टल देखें, और हमें एक हॉस्टल पसंद आया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह जगह एक गहरी तारीक खाई जैसी होगी। ऐसी खाई जिसमें जब आप झांकें तो यूँ महसूस हो जैसे वो आपको वापस घूर रही हो। पहला दिन सामान सेट करने में गुजर गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात में कुछ और ही हुआ। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर के आखिर में था, सबसे दूर वाला कमरा। मैंने ये कमरा इसलिए लिया था ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस हो, मैं सुकून से पढ़ सकूं। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। खामोशी का शोर कानों में गूंज रहा था। मेरा लैपटॉप मेरे बिस्तर के पास मेज़ पर चार्जिंग पर लगा हुआ था, और कुछ वक्त के लिए लैपटॉप और फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त थी ताकि स्टूडेंट्स अपना बैकलॉग कवर कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर तलबा का तालीमी सिलसिला टूट चुका था। मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में था। रात के 1 बजे अचानक एक आवाज़ ने खामोशी को तोड़ दिया और मुझे चौंका दिया। चंद सेकंड बाद मैंने समझा कि कोई लेक्चर चलने लगा है, क्योंकि ये हमारे फिज़िक्स के टीचर की आवाज़ थी। मैंने ख़ुद को संभाला और सोचा कि शायद मैंने कोई साइट ओपन छोड़ दी होगी जो खुद ब खुद चलने लगी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और गहरी नींद सो गया, लेकिन ये आखिरी नींद थी जो मैंने अगले 15 से 20 दिनों में ली। सुबह 5:30 बजे मैं जागा, क्योंकि हमारे हॉस्टल में इस वक्त वर्जिश का वक्त था। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने अपने फ्लोर के वार्डन से मुलाकात की। वो एक मेहरबान औरत थी, दूसरे वार्डन की तरह सख्त नहीं थी। उसने कहा, बेटा आप पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे, और अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन्स इस्तेमाल कर लेते। आवाज़ कम थी, लेकिन फिर भी जब मैं गश्त पर थी मैंने उसे हल्के से सुना, आगे से ऐसा मत करना। मैं हैरान था, मैंने तो रात को पढ़ा ही नहीं, ये ज़रूर कोई गलत फहमी होगी, और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल यही वाक़या अगली रात भी हुआ, और इस बार वार्डन इतना मेहरबान नहीं थी। उसने कहा, लैपटॉप जब्त कर लूँगी अगर बात नहीं मानी। मैंने वार्डन से बहस की, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता था कि मैंने लैपटॉप बंद किया था। किसी तरह बात ख़त्म हो गई। जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए रवाना हो रहा था तो इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक अनजान लड़का जो वहाँ 3.5 साल से पढ़ रहा था मुझसे मिलने आया। हम कुछ देर बात करते रहे, फिर उसने कहा, भाई तू बड़ा दिलेर है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं। उसने बताया कि मेरा कमरा 2 साल बाद दोबारा खोला गया था, क्योंकि उसके एक क्लास फेलो ने वहाँ खुदकुशी कर ली थी।
لیکن سب سے ڈراؤنی بات ابھی بھی باقی تھی۔ اس کی خودکشی کی وجہ زیادہ تر ڈپریشن تھا، لیکن اس نے اس دن ہار مان لی جب اسے ہمارے فزکس کے ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا، کیونکہ اس کا کام مکمل نہیں تھا اور وہ سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ اب میری جان نکل گئی تھی۔ رات کو جو لیکچر چل رہا تھا وہ اسی فزکس کے ٹیچر کا تھا، اور وارڈن بھی 2 دن سے شکایت کر رہی تھی، لیکن مالی مسائل کی وجہ سے اور وارڈن کے کمرہ تبدیل نہ کرنے پر میں وہیں رہنے پر مجبور تھا۔ اگلی راتیں بہت خوفناک تھیں۔ میں سو نہیں سکا۔ ہر آواز، ہر کھٹکا، ہر دروازے کی آواز میرے لیے ایک نئی دل دہلا دینے والی صورتحال تھی۔ لیکن جب 5ویں رات کو 2 بجے مجھے باہر کے باتھ روم کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، جو میرے کمرے کے بالکل ساتھ تھا اور جس تک صرف میری رسائی تھی، تو میں شدید خوف زدہ ہو گیا۔ وارڈن بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے پھر سے ڈانٹا، لیکن میں نے ایک حل نکالا۔ میں مذہبی آدمی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے سونے سے پہلے ہلکی دعا اپنے فونز پر چلاؤں گا، جو صرف میرے کمرے میں سنی جا سکے۔ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے ایسا کیا اور اگلے چند دنوں میں کچھ بھی عجیب نہیں ہوا۔ لیکن 14ویں رات جب میں سو رہا تھا، نہ جانے کیوں میری آنکھ کھل گئی اور میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دعائیں نہیں چل رہی تھیں۔ میرا سر کمبل کے اندر تھا، لیکن میری آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید بیٹری ختم ہو گئی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے اچانک مجھے کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹکرانے کی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ میں کمبل سے باہر آیا اور چونکہ میں روشنی کے ساتھ سو رہا تھا، میں نے فوراً دیکھا کہ میرا فون کمرے کے کونے میں پڑا ہے، اور وہ بھی اس جگہ سے بالکل مخالف طرف جہاں وہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس دوران اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی عقلی وجہ ہو۔ لیکن اس کے بعد میں نے کہا اب بس۔ میں نے خوف کے عالم میں وارڈن کے پاس جا کر ان کا فون لیا اور اپنے والدین کو فون کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فوراً لے جائیں، اور میری آواز میں خوف دے کر وہ صبح آنے پر راضی ہو گئے۔ میں واپس کمرے میں بھی نہیں گیا اور وارڈن کے ساتھ ڈسک کے پاس ایک کرسی پر رات گزاری۔ میری آنکھیں میری کمرے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ بات اپنے والدین کو کبھی نہیں بتائی اور نہ کبھی بتاؤں گا۔